Hello everybody, good afternoon. Welcome to Unacademy. Let's crack UPSC CS हिंदी. This is me चंचल कुमार शर्मा और प्राचीन भारत की इस ओल्ड NCERT रामशरण शर्मा में आप सभी का स्वागत है. आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद. आप सभी लोग कल रात से ही बहुत सारे मैसेजेस और लगातार आप लोग मुझे जिस प्रकार से मैंने देखा कि टीचर्स डे की बधाइयाँ आप लोग दे रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. और एक अच्छे टीचर्स को भी एक अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत होती है, तो हमेशा इस बात का हम लोग प्रयास करते हैं कि जो लोग शिद्दत से लगन से कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, तो हम उन लोगों की सहायता कर सकें, उनकी सफलता में, उनके प्रयास में कहीं ना कहीं एक माध्यम बन सकें. तो आप लोग इसी प्रकार से लगातार मेहनत करते रहिए और जितना भी हमसे बन सकेगा हम लोग आपके लिए करते रहेंगे. मैं तो हमेशा ही आप लोगों की सहायता करता ही रहता हूं. तो यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं. और सभी को फिर से एक बार, क्योंकि बहुत भावुक करने वाला ये पल होता है जब इतने सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, इतने सारे लोग लगातार आपको विश करते हैं, आपसे जुड़े हुए होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखकर. और लगता है कहीं ना कहीं जो मेहनत है वो सफल होती जा रही है. ठीक है, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट अपने इस सफ़र में, अपने इस प्रयास में. और आप जो भी जीवन में पाना चाहते हैं आप वो पाएँ, ऐसा हम दुआ करते हैं. ठीक है, प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन. ठीक है, आवाज़ प्रॉपर आ रही है? आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही है मेरी? थैंक यू वेरी मच. सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया. चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. सबसे पहले जो भी कोई आप में से अभी भी सोच रहा है तो जल्दी से वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि प्रीलिम्स आने वाला है और अगले साल की तैयारी हमें अभी से करनी है. 2021-2022 के जो टारगेट रखने वाले स्टूडेंट्स हैं वे जल्द से जल्द अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें और एक एप्लीकेशन अनअकैडमी का गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें. गेट सब्सक्रिप्शन में जाएं और उसमें दो ऑप्शन होंगे. एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का आइकॉन जो है ऑप्शन होता है, ये नया है. और ये क्या है आप सभी को पता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मोटी रकम, मोटी फीस जमा करते हैं, 1,00,000 1,50,000 रुपए एक साल के लिए बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, फिर बाद में उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि वो भीड़ में खोकर रह गए. उन्हें कोई पर्सनली गाइड करने के लिए नहीं है, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है. तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पर्सनल जो है, ठीक है, एक गाइड चाहिए, एक कोच चाहिए, और लगातार जिसे लगता है कि उसे उसके बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए, वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को प्रीफर कर सकते हैं. दूर दराज के रिमोट एरियाज़ वाले स्टूडेंट्स, खास करके जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर है लेकिन उनके अंदर इरादा पक्का है, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच से लेके बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. और 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और 2 साल का अवेलेबल है. 2 साल का 99,000 का है. बट जैसे ही आप CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, मेरा रेफरल कोड यूज़ करने के बाद वो 89,100 का हो जाएगा. और 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो 64,000 का है वो 57,600 में हो जाएगा. देखिए, जिस प्रकार के बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में दिए जा रहे हैं, आपको पर्सनल कोच, पर्सनल टीम, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एवेल्यूएशन, स्टडी ट्रैकर, सब कुछ आपको जो मिलेगा, आपकी हर समस्या का समाधान हो पाएगा. तो उसके लिए थोड़ा सा इसका अमाउंट भी आपको ज़्यादा पे करना होगा. इसके अलावा जो रेगुलर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है वो 1 साल का, आप सभी को पता है, 10% डिस्काउंट के साथ CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करने के बाद वो है 39,600 का 1 साल का, और 2 साल का 57,600 का है. अब ये आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ करना है. आपको नॉर्मल सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको लगता है कि नहीं मैं खुद से भी कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, मुझे पूरे सिलेबस करना है कंप्लीट, तो आप नॉर्मल ले सकते हैं. आपको लगता है कि नहीं मुझे हमेशा एक गाइड चाहिए, पर्सनल कोच चाहिए, और हमेशा मुझे अपनी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक टीम चाहिए,
तो आप आइकॉनिक प्रेफर कर सकते हैं। बस रेफरल कोड आपको पता है कौन सा यूज़ करना है, CKLIV। CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं पर्सनली अपने सभी स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, मेंटोर करता हूँ, और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, इवन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर, नोट्स से लेकर, स्ट्रैटेजी से लेकर, वो सब कुछ आपको अवेलेबल होगी। एक ऐसा एजुकेटर जो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स और काफ़ी की सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, GS पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, ऐसे, इंटरव्यू, PSI और ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल, संस्कृत लिटरेचर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद आपको अवेलेबल होगा। और इसके साथ जितने एजुकेटर अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे गुप्त काल के बारे में, याद होगा आप लोगों को। गुप्त काल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, परंतु गुप्त काल के विभाजन के, विघटन के, पतन के बाद, गुप्त काल के पतन के बाद फिर से एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। ठीक है भाई, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतनी बधाइयाँ दी, आप सभी लोगों के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। पर्सनली अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से रिप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस कल रात से आ रहे हैं, तो अगर नहीं कर पाया हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जब गुप्त काल हमने देखा और गुप्तों का पतन हुआ, तो गुप्त वंश के पतन के बाद एक अस्थिरता का दौर फिर से शुरू हो गया उत्तर भारत में, और इस अस्थिरता को समाप्त किया, राजनीतिक रूप से उत्तर भारत में एकता स्थापित की, वो था पुष्यभूति वंश। और हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। बड़ा प्रसिद्ध राजा है। हर्षवर्धन के काल के बारे में हमें पता चलता है कलहण की राजतरंगिणी से, हमें पता चलता है बाणभट्ट के हर्षचरित से, और चीनी यात्री वेनसांग के विवरण से। ठीक है ना, आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री आया था, उस चीनी यात्री का नाम था वेनसांग। तो वेनसांग ने बहुत ही बढ़िया विवरण प्रस्तुत किया है इसके काल का। तो वेनसांग के द्वारा वर्णित, साथ ही इसका एक दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने हर्ष के जीवन के ऊपर अपनी एक कृति लिखी है हर्ष चरित के नाम से, जिसमें हर्ष का चरित्र, हर्ष की विजय, हर्ष का प्रशासन, हर्ष के गुण, सब कुछ उसने बताए हैं। तो हर्ष चरित, हालांकि बाणभट्ट की सबसे बढ़िया कृति जो मानी जाती है वो मानी जाती है कादंबरी। यदि आपने नहीं सुना हो इसका नाम, तो कादंबरी के रचयिता भी बाणभट्ट ही माने जाते हैं। ठीक है, तो बाणभट्ट की वैसे सबसे बढ़िया कृति तो कादंबरी, जो बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। लेकिन हर्षचरित हमारे लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें हर्ष के जीवन के, प्रशासन के, काल के, साम्राज्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। हर्षवर्धन के बारे में आपको पता होगा कि इनके पिता का नाम, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। पहले पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी। तीन में से 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र थे, और 2 पुत्र कौन से थे? पहले पुत्र का नाम था राज्यवर्धन, जो हर्ष के बड़े भाई थे। दूसरे का नाम था हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। मतलब 2 भाई और 1 बहन थे। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन से शुरू होता है इतिहास इनका। और प्रभाकर वर्धन के बाद में गद्दी पर बैठे राज्यवर्धन, चूँकि ये बड़े बेटे थे तो राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। लेकिन आप सभी को पता है कि शशांक जो है, गौड़ नरेश शशांक ने मालवा नरेश देवगुप्त के साथ, मालवा नरेश देवगुप्त और शशांक के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। ये शैव संप्रदाय का माना जाता है शशांक।
तो देवगुप्त और शशांक ने संधि करके छल से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब राज्यवर्धन की हत्या के बाद उनका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा और हर्षवर्धन ने अपने भाई की मौत का बदला भी लिया। उसने मालव नरेश देवगुप्त को भी भगा दिया अपने राज्य से, शशांक को भी पराजित किया और अपनी बहन को राज्यश्री को भी छुड़वाया। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 606 ईस्वी के आसपास गद्दी पर हर्षवर्धन बैठा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शुरुआती जीवन परिचय बताया कि प्रभाकर वर्धन पिता का नाम था, बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था और बहन का नाम राज्यश्री था। और राज्यवर्धन की हत्या के बाद में हर्षवर्धन ने गद्दी संभाली। बड़ा योग्य शासक माना जाता है हर्ष को, इसलिए माना जाता है क्योंकि इस राजा के काल में भारत में, उत्तर भारत की हम बात करें जहाँ इसका राज्य था, आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी मानी जाती है। इस काल में व्यापार वाणिज्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। धर्म के मामले में भी देखें तो बौद्ध धर्म को हर्ष ने संरक्षण दिया। खुद ब्राह्मण था लेकिन बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। इसके काल में बौद्ध सम्मेलन हुए और नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना गुप्त वंश के काल में हुई थी, हमने चर्चा की हुई है नालंदा के बारे में। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये सर्वश्रेष्ठ केंद्र बन गया उस काल में विद्या का, हर्ष के काल में ही। तो हर्षवर्धन को हर तरीके से एक अच्छा राजा माना जाता है। ये भी माना जाता है कि हर्ष ने अपने राज्य में सती प्रथा पर भी बैन लगाया। आप लोगों ने सुना ही होगा सती प्रथा के बारे में, कई बार मैंने बताया है। ठीक है, सती प्रथा को बैन करने के या सती प्रथा को बंद करने के प्रयास भी हर्षवर्धन ने किए, ऐसा हमें पता चलता है। ठीक है भाई, तो 606 ईस्वी में हम देखते हैं कि ये गद्दी पर बैठा था 7वीं शताब्दी की, और ये अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है हमारा। ठीक है, बड़े पैमाने पर जिसने अपना राज्य स्थापित किया था। चलिए, तो हर्षवर्धन के बारे में बात करें। हर्ष का राज्य आप देखते हो कि कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया था, और यहाँ से आप देखिए कि पंजाब को छोड़कर कश्मीर, इसके बाद उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात तक, ठीक है, आपको हर्ष का राज्य मिलेगा। इधर बंगाल तक इसकी सीमा लगती थी। तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने एक बड़ा राज्य स्थापित किया। और मैंने आपसे सबसे बड़ी बात क्या बोली कि जो गुप्त राज्य या गुप्त वंश का पतन हुआ, तो गुप्त वंश के पतन के बाद जो अस्थिरता हमें दिखाई देती है उत्तर भारत में, उस अस्थिरता को समाप्त करके राजनीतिक रूप से स्थिरता प्रदान की उस काल में हर्षवर्धन ने। उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने का श्रेय जाता है। ये इतना बड़ा राज्य तो नहीं था जितना गुप्तों का था, जितना हमने कुषाण का देखा, मौर्यों का देखा, उतना बड़ा राज्य तो हर्षवर्धन का नहीं था। फिर भी उत्तर भारत के अधिकांश भाग में हर्षवर्धन का राज्य नर्मदा की सीमा तक, ठीक है, आपको नर्मदा नदी तक दिखाई देगा हर्षवर्धन का राज्य। अब आगे इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप गुप्त वंश के बारे में जानते हैं। गुप्त वंश ने बिहार और उत्तर प्रदेश स्थित अपने सत्ता केंद्र से उत्तर और पश्चिम भारत पर ईसा की 6ठी सदी के मध्य तक लगभग 160 वर्ष राज्य किया। वैसे तो गुप्त वंश 100-150 साल ही बढ़िया अच्छा दिखाई देता है। जब हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को देखते हैं, उसके बाद गुप्त वंश का भी धीरे धीरे पतन हुआ। उसके कई कारण थे। तो लेटर जब आया डायनेस्टी जो है गुप्त वंश की, उसका हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा प्रभावी राजा नहीं रहे, तो पकड़ ढीली होती चली गई साम्राज्य से। तो धीरे धीरे वो राज्य तो करते रहे लेकिन इतना ज़्यादा पकड़ नहीं थी राज्य पे। उसके बाद जब इनका पतन हुआ तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत फिर से अनेक राज्यों में बंट गया। तो वही चीज़ कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है, ठीक है, बड़ा पेड़ जब गिरता है तो उसकी शाखाएं आसपास फैलती ही हैं। ठीक है, तो भाई जिस प्रकार से गुप्त वंश या पहले मौर्यों का हमने देखा, तो मौर्यों का पतन हुआ तो उसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे अलग अलग राजवंश दिखाई दिए।
जब हमने गुप्तों का पतन देखा तो फिर से छोटे छोटे राजवंश आ गए, और इसमें सबसे ज़्यादा है हुण। ये मैंने आपको बताया भी था गुप्त काल में कि हुणों का आक्रमण गुप्त वंश के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। याद है आप लोगों को कि नहीं? चलिए, अभी भी आप लोग लगातार बधाई दे रहे हैं, अभी भी लोग जो नए आ रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी का आभार। तो हमने देखा था ना कि गुप्तों का आक्रमण होना एक बड़ा कारण था, हुणों का आक्रमण होना गुप्त वंश के पतन में। और यही हुण हमने देखा था कि राजपूतों के 36 कुलों में से एक मान लिए गए थे। तो धीरे धीरे गुप्त के बाद जो हुण हैं, गुप्तों को भी क्षत्रिय मान लिया था ब्राह्मणों ने, तो ये राजपूतों के 36 कुल में से एक माने गए। और हुण बाद में क्या बन गए? हुण भारत में राजपूत बन गए। याद है आप लोगों को? मैंने बताया था हुण क्या बन गए थे? हुण राजपूत बन गए। आज भी हमें हुण जो है नाम के राजपूत दिखाई देंगे। लगभग 500 ईस्वी से उन्होंने कश्मीर पर, पंजाब पर और पश्चिमी भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। तो ये सबसे प्रमुख हो गए, गुप्तों के बाद में ये सबसे प्रमुख हो गए हुण। लेकिन उसके बाद उत्तरी और पश्चिमी भारत लगभग आधे दर्जन सामंत राजाओं के हाथ में चला गया। आप सभी को पता है कि गुप्त वंश जो है, गुप्त साम्राज्य जो है, इसको क्या बोला जाता है? मुख्यतः सामंतवादी राज्य। गुप्तों के काल में सामंतों का बोलबाला था, यह आप सभी जानते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि गुप्त जो है उन्होंने बहुत कुछ सामंतों के हाथ में अधिकार दे रखे थे। तो जैसे ही गुप्त वंश कमज़ोर हुआ, उसका पतन हुआ, तो ये जो सामंत थे, ठीक है, इन सामंतों ने अपने अपने प्रभुत्व को बढ़ाना शुरू कर दिया और इनके हाथ में बहुत सारा राज्य चला गया और इन्होंने आपस में गुप्त साम्राज्य को बांट लिया। तो फिर वही अराजकता, अस्थिरता वाली स्थिति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इनमें से, इन सभी सामंतों में से एक ने, जो हरियाणा स्थित थानेसर का शासक था, इसने धीरे धीरे अपनी प्रभुता अन्य सामंतों पर कायम की। और ये कौन था? यही है हर्षवर्धन। बात समझ में आ रही है आपको? मैं एक सीक्वेंस में आपको बताया कि गुप्त वंश का जब पतन हुआ तो जो सामंत हुआ करते थे, सामंतों ने उस राज्य को, साम्राज्य को आपस में बांट लिया। और जब सामंतों ने उस राज्य को आपस में बांट लिया तो उन्हीं में से एक सामंत शक्तिशाली हो गया। जैसे हम बात करते ना, याद होगा आपको आधुनिक भारत में कि जब सिखों का विभाजन हुआ तो वह अलग अलग मिसलों में बट गए, याद होगा आपको। और मिसलों का मतलब होता है शाखा, ब्रांच। और उन्हीं मिसलों में एक मिसल सुकेरचकिया, तो सुकेरचकिया मिसल ने धीरे धीरे रणजीत सिंह के नेतृत्व में शक्ति हासिल कर ली, बड़ा राज्य स्थापित कर लिया। वैसे ही तो यहाँ पर हरियाणा के थानेसर का एक शासक, उसने धीरे धीरे अपनी प्रभुता को क्या कर लिया? दूसरे सामंतों पर कायम कर लिया और ये एक बड़ा राजा बना। और यही शासक था हर्षवर्धन, जिसका काल 606 से 647 ईस्वी का माना गया। ठीक है, 606 to 647, 606 647 का काल इसका माना जाता है। थानेसर स्थित हर्ष की टीले की खुदाई में कुछ ईंट की इमारतें मिली है, पर वे राजमहल जैसी नहीं है। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन का राज्य का, ठीक है, प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है। लगभग 41 साल तक, 41 साल तक ये राजा रहा, शासन इसने किया। लेकिन इस 41 साल में इसने बड़े पैमाने पर अपने राज्य को सुदृढ़ किया, एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया और पूरे उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरो दिया। ठीक है, एक राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोने का श्रेय जाता है हर्षवर्धन को, उस काल में जब बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई थी। ठीक है, अब देखो, इसने जब अपना राज्य स्थापित किया तो किसको? कन्नौज को इसने अपनी राजधानी, सबको पता होगा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। देखो, गुप्त काल के बाद हर्ष का काल एक महत्वपूर्ण काल है। हम लोग इतिहास में जो इम्पोर्टेंट राज्यों की, साम्राज्यों की, शासकों की, वंशों की बात करते हैं, इसमें मौर्य, गुप्त और इसके बाद में हर्ष का काल बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, जहां से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। 7वीं सदी के आते आते पाटलिपुत्र के बुरे दिन आ गए। अब ये जो पाटलिपुत्र है, हमने देखा हर्यक वंश से लेकर गुप्त वंश तक, ठीक है, हर्यक वंश से लेकर मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल तक पाटलिपुत्र एक बड़ा केंद्र रहा सत्ता का। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि 1912 तक कलकत्ता केंद्र रहा, फिर दिल्ली बन गया हमारे यहाँ पर। ठीक है ना। तो पाटलिपुत्र जो है अब वो धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर होता चला गया और पाटलिपुत्र के बुरे दिन आ गए और कन्नौज का सितारा चमक गया। मतलब अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। पहले जो पटना और उसके आसपास पूरा मेन हुआ करता था, वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और इसके आसपास इस इलाके में आ गया। तो उत्तर भारत में हम देखते हैं कि दिल्ली और कन्नौज वो सत्ता का केंद्र बन गए। इसीलिए आप देखोगे, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था पानीपत के युद्ध के बारे में। पानीपत कहाँ है? पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, पानीपत कहाँ है? अब देखो यहाँ से काम की चीज़ बताता हूँ। पानीपत तो हरियाणा में है। तो हर्षवर्धन के काल तक आते आते थोड़ा सा हम लोग पश्चिम में खिसक गए सत्ता के केंद्र में, जहाँ तक हम देखें। उसके बाद में जब दूसरे आए, जैसे सल्तनत काल और उसके आसपास जब आक्रमण हुए, तो वो लोग, ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत से इधर से आक्रमण करते हुए आते। तो जो शासक हुआ करता था उसकी पहली मुठभेड़, जो भेंट है, वो यहीं हुआ करती थी, क्योंकि वहीं पर वो राजा उत्तर भारत में उसी इलाके पर वो शासन कर रहा है और वहीं पर उसकी जो है वो युद्ध हुआ करता था उस विदेशी आक्रमणकारी से। तो पानीपत एक ऐसी जगह बन गई कि जहाँ पर खुले मैदान में आपस में युद्ध करके ये तय किया जाता था कि उत्तर भारत पर अगला राज्य किसका होगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि केंद्र जो है सत्ता का वो पाटलिपुत्र से बड़ी काम की चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? मैं बहुत काम की चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि पाटलिपुत्र के बुरे दिन आ गए और पाटलिपुत्र के बाद में कन्नौज, मतलब कि यूपी के आसपास का इलाका, हरियाणा के आसपास का इलाका जो है वो इम्पॉर्टेंट हुआ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं से नदियों के रास्ते व्यापारी लोग नगर में आते थे और उनसे चुंगी वसूली जाती थी। कहा जाता है कि हर्षवर्धन का आर्थिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, वो एक समृद्ध थी। हर्षवर्धन के काल में अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है। उसका कारण ये है कि वहाँ अलग अलग हम देखते हैं गंगा यमुना का दोआब है, बहुत सारी नदियाँ आपको दिखाई देगी। तो उन रास्तों से कई सारे व्यापारी वहाँ आते थे और वो व्यापार करते थे, तो उनसे बदले में टैक्स लिया जाता था, चुंगी वसूल की जाती थी, जिससे साम्राज्य में, ठीक है, पैसा आता था। हम कुषाण वंश के बारे में भी बात कर चुके हैं। याद होगा आप लोगों को कि कुषाण वंश की समृद्धि का एक कारण क्या था, याद होगा तो मैं बता दूं, सिल्क रूट, रेशम मार्ग। कनिष्क का उस रेशम मार्ग पर नियंत्रण हो गया, जिससे यूरोप को, रोम साम्राज्य को रेशम जाया जाता था और वो अलग अलग भागों में भी रेशम का व्यापार होता था। तो उस रेशम के मार्ग पर नियंत्रण करने के कारण कुषाण बहुत धनी हो गए, क्योंकि वहाँ से उनको बहुत सारी आमदनी हुई। वैसे ही हर्षवर्धन को भी एक बड़ा जो है इलाका यहाँ से मिला, जहाँ से उसको टैक्स, चुंगी बहुत सारी आती थी। लेकिन जैसे ही व्यापार में गिरावट आई, मुद्रा दुर्लभ होती गई और अधिकारियों और सैनिकों को नकद वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाने लगा और उससे नगर का महत्व समाप्त हो गया। तो जब तक राजा के पास में अच्छी आमदनी रही, जब तक राजा के पास अच्छा पैसा रहा, तो राजा ने बड़े पैमाने पर, ठीक है, नगद वेतन सब सैनिकों को दिया। लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई, राज्य की आमदनी में कमी हुई, तो उसने क्या देना शुरू कर दिया? उसने भूमि अनुदान देना शुरू कर दिया। नकद वेतन की जगह, ठीक है, बदले सैलरी की जगह उन्होंने, ठीक है, भूमि, लैंड, वो देना शुरू कर दिया। तो इससे भी बहुत सारी समस्याएं आने वाले समय में हुई, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ था इससे। समतल स्थानों में किलाबंदी बहुत कठिन होती है, लेकिन
कन्नौज को राजधानी बनाने के कई कारण थे। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कन्नौज की किलाबंदी करना आसान था। ठीक है, किलाबंदी करना इसकी बहुत आसान थी क्योंकि वो दोआब के बीच में था। आपको पता ही है कि गंगा यमुना का दोआब है, उस पूरे इलाके में बहुत सारी नदियां बहती है, तो इस इलाके में किला बनाना आसान था। इस कारण से उसने अपनी राजधानी के रूप में इसको विकसित किया, क्योंकि राजधानी ऐसी होती है जिसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जैसे पुराने समय में पाटलिपुत्र हम बात कर चुके हैं। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का कारण क्या था? क्योंकि वो बहुत सारे तरीके से एक अभेद्य दुर्ग के रूप में विकसित था, वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र का रीज़न हमें पता है। वैसे ही कन्नौज भी ऊंची जगह पर होने के कारण उस पूरे इलाके में ये एक अच्छी खासी हाइट पर था, तो किला बनाना आसान था। 7वीं सदी में उसकी उत्तम ढंग से किलाबंदी कर दी गई। अतः दोआब के पूर्वी और पश्चिमी दोनों बाजुओं पर नियंत्रण रखने के लिए जल और स्थल दोनों मार्गों से सैनिक आ जा सकते थे। अगर आप ध्यान दें तो ये कुछ हमारे पाटलिपुत्र का ही एक, हम कहें कि वापस दोहराव हो रहा है। कैसे पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, क्या सोचकर, वैसे ही कन्नौज के साथ भी वही सारी चीज़ें कि दोनों तरफ, राजधानी के दोनों तरफ जल और स्थल दोनों मार्ग से आवागमन हो सकता था, सैनिक आ जा सकते थे। आज की तरह संचार के साधन उतने विकसित नहीं थे। उस काल में संचार के साधनों का विकास आज की तरह थोड़े न था। ऐसे में नदी मार्ग का होना, स्थल मार्ग का होना बहुत बड़ी बात थी, और इसीलिए कन्नौज का किलाबंदी कर दिया गया। और उसके, ठीक है, उसके द्वारा दोनों तरफ, मतलब अगर हम देखें कि ये कन्नौज है तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों पर नियंत्रण रखना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जल और स्थल दोनों मार्ग, दोआब का इलाका है तो जल मार्ग भी मिलेगा, स्थल मार्ग भी था, तो इस कारण से यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं। किसको? हम हर्षवर्धन को। इसके बाद देखिए, हर्ष के शासन काल का आरंभिक इतिहास हमें पता चलता है बाणभट्ट से। और बाणभट्ट कौन था? आप सभी को पता है कि बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और इसकी किताब, इसकी कृति आप सभी जानते हैं, हर्षचरित के नाम से जानी जाती, जिसमें इसने हर्ष के पूरे जीवन चरित्र का उल्लेख किया है। बताया है कि किस प्रकार से पिता की मृत्यु के बाद बड़ा भाई राजा बना, बड़े भाई को मार दिया गया, हर्षवर्धन ने उसका बदला लिया, फिर स्वयं शासक बना, और हर्षवर्धन ने अपने साहस और वीरता के दम पर एक बड़ा राज्य न सिर्फ स्थापित किया बल्कि सुदृढ़ राज्य की स्थापना की। और ये अच्छा, बहुत तरीके से इसका गुणगान, प्रशंसा, ये सब आपको मिलेगी हर्षचरित। और जितने भी चरित हम देखते हैं, जैसे चरित हो गया, प्रशस्ति हो गई, ये अपने राजाओं के, ठीक है, प्रशंसा में, उनकी तारीफों के पुल इसमें बांधे जाते हैं। हम प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं, हरिशेन ने समुद्रगुप्त के उसमें लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। हर्षचरित का बाणभट्ट ने लिखा। वैसे आपने विक्रमांक देव चरित सुना होगा, विक्रमांक देव चरित। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि विक्रमांक देव चरित का लेखक कौन है? आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में आपको दे रहा हूं। आपको बताना है कि हु इज द ऑथर ऑफ विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित किसने लिखा? ये सबसे पहला आंसर मयंक सिंह का आया है। और भी लोग आंसर दे दें भाई। आरबी कलमाड़ी का ना भी आ गया, आर्या का भी आ गया, विकास का आ गया, रमेश कुमार का आ गया। नहीं, बाणभट्ट ने नहीं लिखा, विल्हण ने लिखा है। विक्रमांक देव चरित विल्हण की कृति है। विल्हण, बिल्हण भी बोलते हैं। जैसे कल्हण की राज तरंगिणी है ना, तो बिल्हण भी एक कवि है, बिल्हण ने, लेखक है, बिल्हण ने लिखा है विक्रमांक देव चरित। ठीक है, तो ये नाम याद होने चाहिए, ये बहुत काम की कृतियां हैं। हर्षचरित, विक्रमांक देव चरित। तो ये जो चरित हैं, प्रशस्ति हैं, ये अपने राजा की तारीफ के, प्रशंसा के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका कहीं न कहीं एक उद्देश्य अपने राजा को खुश करना,
ठीक है, अपने राजा को खुश करना, उससे पुरस्कार प्राप्त करना, उससे धन, ठीक है, मुद्राएं प्राप्त करना और आने वाली समय में अपने राजा की कीर्ति का बखान करना, ये सब कुछ तो बाणभट्ट ने हर्ष की, ठीक है, ये हर्षचरित नाम की कृति या पुस्तक लिखी है और ये दरबारी कविता। और मैंने अभी आपको बोला कि इससे बढ़िया किताब जो उसने लिखी है वो है कादम्बरी। कादम्बरी का लेखक भी बाणभट्ट ही था, ठीक है, और ये ज़्यादा अच्छा है। और किस में लिखी है हर्षचरित? संस्कृत में। भाषा क्या है? संस्कृत। आप में से कई लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बाणभट्ट साहब, ठीक है, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने जो कादम्बरी लिखा है, ठीक है, कादम्बरी जो संस्कृत में लिखा है बाणभट्ट ने, इतना जटिल भाषा में लिखा है कि बड़े बड़े साहित्यकारों के पसीने भी छूट जाते हैं उसको समझने में। इतना अलंकारों का, भव्यता, अपने ज्ञान का, पांडित्य का प्रदर्शन किया है बाणभट्ट ने, ठीक है। तो बाणभट्ट एक प्रकांड पंडित थे संस्कृत के। इस इतिहास को चीनी यात्री वेनसांग, अभी मैंने आपको वेनसांग का भी बताया कि एक तो बाणभट्ट का विवरण और दूसरा वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल में आया था उसके विवरण के साथ मिलाकर पूरा किया जा सकता है। तो अगर हम बाणभट्ट को पढ़ लें, हर्षचरित को, और वेनसांग को पढ़ लें तो हमें लगभग पूरी पिक्चर हर्षवर्धन के काल की क्लियर हो जाती है। समझ में आ रहा है सबको? हर्षचरित को और वेनसांग के विवरण को मिला दें तो हमें लगभग पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है हर्ष के काल की। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो बड़े फेमस चीनी यात्री, एक का नाम था फाहियान और एक का नाम है वेनसांग। फाहियान किसके काल में आया था? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में आया था। वेनसांग किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में आया था। और आगे बहुत सारी चीज़ें अभी हम वेनसांग से जुड़ी हुई पढ़ेंगे जो काफ़ी काम की आपकी। तो वेनसांग के साथ मिलकर पूरा किया जा सकता है। और वेनसांग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक, 15 सालों तक ये भारत में रहा। क्लियर है? 15 सालों तक वेनसांग भारत में रहा और ये 7वीं, वही हर्ष के काल में, हर्ष 7वीं सदी में ही राजा बना और 7वीं सदी में ही वेनसांग जो है भारत में आया था। अब आगे देखिए, हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। ये एक फैक्ट है। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि इस राजा को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है क्योंकि इसका राज्य एक बड़े एरिया में फैला हुआ था, बड़े साम्राज्य की बात करें तो, ठीक है। लेकिन फैक्ट इज कि न तो वो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक, तो उसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बोलना गलत है क्योंकि पूरे भारत का राजा तो हर्ष था ही नहीं। और नंबर 2 बात यह है कि वो कट्टर हिंदू था ही नहीं। जैसा कि हम देखें कि उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म के खुद भी, ठीक है, बौद्ध धर्म के उसमें आयोजन भी किया उसने स्वयं ने। तो हर्षवर्धन को ये बोलना कि वो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था, कहीं न कहीं पूरी तरीके से सच नहीं है। इसमें पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है क्योंकि ये न तो पूरे भारत का शासक था, इसका शासन, ठीक है, उत्तर भारत तक सीमित था, ठीक है, कश्मीर को छोड़कर, हाँ, कश्मीर को छोड़कर इसका राज्य, इसका शासन उत्तर भारत तक सीमित था, ठीक है। राजस्थान, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि पंजाब को छोड़कर, वो मिस्टेक से बोला था, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार ये उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। कश्मीर को छोड़कर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान ये हर्ष के, ठीक है, क्या है, हर्ष के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। मतलब इसका राज्य सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक था। पूर्वी भारत में उसको मुकाबला करना पड़ा गौड़ राजा जो शैव भी था, शैव संप्रदाय का, शशांक से, जिसने इसके भाई की भी हत्या की। तो शशांक से इसको लड़ना पड़ा, जिसने बोध गया में बोधि वृक्ष जानते हो आप? हम बोलते हैं ना महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना, याद होगा आप लोगों को। निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, है ना। तो ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको जिस पेड़ के नीचे, पेड़ था पीपल का, और इसी पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि आपको पता ही है कि अगर इसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसके नीचे अगर ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को, तो बौद्ध धर्म के लिए तो ये कितनी आस्था का विषय होगा, है ना। बौद्ध धर्म के लिए तो ये बहुत धार्मिक रूप से एक सेंसिटिव मामला है। तो शशांक ने इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। क्यों कटवा दिया था? क्योंकि वो शैव संप्रदाय का था, मतलब वो शिव को मानता था, कट्टर ब्राह्मण था और बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। और एक तो शशांक से मुकाबला करना पड़ा हर्ष को, ठीक है। 619 में फाइनली शशांक मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तब जाकर ये शत्रुता समाप्त हुई। तो पहले शशांक ने राज्यवर्धन को मारा, फिर हर्षवर्धन से लड़ा, हारा भी सही, संधि भी की, और फाइनली शशांक की मृत्यु हुई। तो पूर्वी भारत में तो हर्ष को शशांक से लड़ना पड़ा। जब हर्ष दक्षिण में गया, अपने राज्य का विस्तार करते करते, आपको पता है कि हर्ष नर्मदा के तट तक पहुंच गया। तो नर्मदा के तट पर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोका। आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन को हराया था किसने? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। याद है कि नहीं आपको? और एक उपाधि भी धारण की थी। कौन बता सकता है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराकर कौन सी उपाधि धारण की थी? आप में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने जब हर्षवर्धन को हराया तो कौन सी उपाधि धारण की थी? जल्दी बताइए। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ठीक है, जल्दी से। चलिए, तो आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं, मैं देख रहा हूँ। कई लोगों ने गंगई कोंड चोलपुरम कहा था, वो सही नहीं है। आपको पता है कि वो हमारे चोल राजाओं की जो है उपाधि है, ठीक है। तो आप में से कई लोगों ने जिन्होंने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही, परमेश्वर नहीं, वातापी कोंड भी गलत है। परमेश्वर की उपाधि, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। आपको ये भी पता है कि हर्षवर्धन को उत्तर पथेश्वर बोला जाता है, तो फिर उसने दक्षिण पथेश्वर भी अपने आप को बोला उसके बाद। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हराया और परमेश्वर की उपाधि वहाँ से उसने
धारण की। क्लियर? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा था जो आधुनिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के बड़े भूभाग पर शासन करता था। ठीक है, ये चालुक्य राजा था और बड़े भाग पर शासन करता था कर्नाटक और महाराष्ट्र के, जिसने रथ रोका। किसका? हर्षवर्धन का रथ रोका। उसकी राजधानी कर्नाटक में आधुनिक बीजापुर जिले के बादामी में थी। आपने सुना होगा बादामी के चालुक्य। ठीक है, बादामी में थी। इसको छोड़कर हर्ष को अन्य किसी तगड़े विरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वह देश के काफ़ी बड़े भाग में राजनीतिक एकता लाने में सफल रहा। तो एक तो शशांक से, ठीक है, शशांक से उसकी झड़प हुई और आपको पता है कि शशांक को उसने हराया भी सही, लेकिन जो बड़ा प्रतिरोध उसको मिला वो मिला पुलकेशिन द्वितीय से, चालुक्य राजा, जिसने हराया भी सही हर्षवर्धन को और इसका रथ रोक लिया। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में। कहा जाता है कि हर्षवर्धन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। मेरी बात समझ में आ रही है? न्याय के लिए प्रसिद्ध था हर्षवर्धन। चलिए, हर्ष ने अपने साम्राज्य का प्रशासन उसी ढर्रे पर किया जिस ढर्रे पर गुप्त वंशियों ने किया था। ठीक है, तो गुप्त वंश के सामंत से ही जुड़ा हुआ था ये, तो इसने उसी प्रकार से अपना शासन चलाया जैसे गुप्तों ने। फर्क ये था कि हर्ष का प्रशासन अधिक सामंतिक और विकेंद्रित था। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट, ये क्वेश्चन। गुप्त और हर्ष के राज्य में प्रशासन में, शासन में जो अंतर है, तो गुप्त वंश का जो प्रशासन है वो न तो इतना सामंतिक था और न ही इतना विकेंद्रित, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड था जितना हर्ष का। हर्ष का प्रशासन ज़्यादा विकेंद्रित माना जाता है, तो ये गुप्त वंश से एक अंतर था। कहा जाता है कि हर्ष के पास में 1,00,000 घोड़े, 1,00,000 घोड़े, 60,000 हाथी थे और ये एक बहुत बड़ी संख्या लगती है, क्योंकि इससे पहले हमने बड़े बड़े साम्राज्य देखे। हमने मौर्य साम्राज्य देखा जो दक्षिण तक गया, लेकिन उनके पास भी, ठीक है, मौर्यों के पास भी 30,000 घोड़े और 9,000 हाथी थे। ऐसा बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की सेनाओं में 9-10 हज़ार के आसपास हाथी थे। मेगस्थनीज ने ऐसा विवरण इंडिका में हमारे लिए छोड़ा है। तो अगर आप सोचिए कि 9,000 हाथियों के दम पर मौर्य साम्राज्य सुदूर दक्षिण के निकट तक चला गया, ठीक है, उसको छोड़कर पूरे उस इलाके तक चला गया, तो 1,00,000 घोड़े और 60,000 हाथी के दम पर हर्ष क्या कर सकता था? तो सीधी सी बात है कि ये अतिशयोक्ति है। ठीक है, अतिशयोक्ति है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता। और मैंने अभी आपको कहा कि हर्षचरित जो बाणभट्ट ने लिखा है, तो वो तो अपने स्वामी की प्रशंसा में ही लिखेगा। आप बाणभट्ट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाणभट्ट निष्पक्ष होकर लिखेगा, वो तो तारीफ के पुल बांधेगा अपने राजा की। तो इतना ज़्यादा हुआ है, ये तो हमें कहीं ना कहीं लगता है ये अचरज वाली संख्या हमें दिखाई देती है। आगे देखते हैं। इसके बाद चीनी यात्री वेनसांग का विवरण भी हमारे पास कुछ उससे जुड़ा हुआ। वेनसांग का कहना है कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में बांटी जाती थी। मतलब जितना भी इनकम होता था, टोटल राज्य की आय को, इनकम को, ठीक है, 4 भागों में बांटा जाता था। कैसे? एक भाग राजा के खर्च के लिए रखा जाता था, पहला भाग। दूसरा भाग विद्वानों के लिए रखा जाता था, ठीक है, विद्वानों को दिया जाता था। तीसरा भाग पदाधिकारियों और अमलों के बंदोबस्त, मतलब प्रशासन के लिए। और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए खर्च किया जाता था। तो ये आप नोट कर लो, ये काम की चीज़ है। ये काम की चीज़ है कि हर्षवर्धन के काल में उसकी राजकीय आय को, ऐसा वेनसांग ने छोड़ा है विवरण, 4 भागों में बांटा जाता था। एक भाग राजा के खर्च के लिए, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, ठीक है, अब विद्वान, लेखक, साहित्यकार, इनकी भी ज़रूरत होती है ना, इनके लिए। तीसरा अपने पदाधिकारी, अपने सैनिक, बंदोबस्त, प्रशासन, इसके लिए।
और चौथा भाग धार्मिक कार्यों के लिए। क्लियर है? इस प्रकार से हर्ष की राजकीय आय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था, सभी लोगों से, एक सेशन और स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। अभी आप लोगों का एक तो मॉडर्न इंडिया चल रहा है, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट आप लोग बस दीजिए, आप ही लोगों के भले के लिए पूछ रहा हूँ। एक हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत डेली, और एक दिन अगले दिन पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया। तो हमारा एंशिएंट मॉडर्न साथ में चल रहा है और एंशिएंट खत्म होने वाला है, तो एंशिएंट की ही जगह पर मैं स्टार्ट करूंगा मिडिएवल, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत हमारा स्टार्ट हो जाएगा, आधुनिक हमारा चल ही रहा है, प्राचीन हमारा हो जाएगा। मतलब मैंने आपको जो कमिटमेंट किया था कि तीनों इतिहास आपके कंप्लीट हो जाएंगे, वो हो गए। एक सेशन में और स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोगों को बस मुझे ये बताना है आप क्या पढ़ना चाहते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं, एमसीक्यूज चाहते हैं, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहते हैं सभी सब्जेक्ट की, या पर्टिकुलर आप कोई सब्जेक्ट प्री के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं? मतलब आप पढ़ना चाहते हैं कोई सब्जेक्ट, या आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एमसीक्यूज करना चाहते हैं मेरे साथ? आप लोगों को मुझे आज ही ये बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। मिडिएवल का मत बताइए, मध्यकालीन भारत तो आएगा ही, मध्यकालीन भारत तो इसकी जगह आएगा ही। ये तो खत्म होने वाला है हमारा मध्यकालीन भारत, इसकी ये खत्म होने वाला है, चिंता मत करिए। इसकी जगह पर ही हम लोग मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे, प्राचीन की जगह पर। आप लोग क्या चाहते हैं? एमसीक्यूज चाहते हैं, प्रैक्टिस सेशन चाहते हैं? पर जो भी आप लोग बोलें मैं वो कर लूँगा। बाकायदा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बोल के शुरू करवा के अलग हो जाए। कई बार होता है ना कि स्टूडेंट्स शुरू करवा देते हैं, हाँ सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आना ही बंद कर देते, देखना ही बंद कर देते हैं। 2-3 दिन में तैयारी पूरी हो जाती है। तो आप लोग ईमानदारी से मुझे यहाँ नहीं, कमेंट बॉक्स में, यहाँ तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको क्या चाहते हैं आप लोग। एमसीक्यूज चाहते हैं प्रीलिम्स के लिए? ठीक है, मैं प्रैक्टिस करवा दूं आप लोगों की प्रीलिम्स के लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन वाले ही हैं, एमसीक्यूज वाले ज़्यादा भाई, एमसीक्यूज वाले ज़्यादा हैं। आपके सहयोग के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है ना, आप तो जानते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये तय रहा। आप लोग और कमेंट में बता देना क्लास के बाद कि हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, और मैं कल तक कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, अगर एमसीक्यूज होंगे तो सारे सब्जेक्ट के होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, सबके होंगे। अगर होंगे तो सबके होंगे, डे बाय डे। आपकी पूरे महीने में सितंबर में टेस्ट सीरीज हो जाएगी प्रीलिम्स की, पूरे सितंबर में। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हम लोग कर लेंगे। डन। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा कि हर्ष की राजकीय आय को 4 भागों में बांट दिया जाता था, 4 भागों में खर्चा किया जाता था। ठीक है, 4 भाग कौन से? एक भाग राजा के लिए, ठीक है, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा पदाधिकारी और अमलों के लिए, और चौथा धार्मिक। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि राज्य के मंत्रियों और ऊंचे अधिकारियों को जागीरें भी दी जाती थी। तो जागीर भी दी जाती थी। ठीक है, जागीर भी दी जाती थी। हाँ, कल होगा। कल हमारी जो क्लास है, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा NCERT 11 का भारत का भौतिक पर्यावरण चल रहा है ना, इसका एक आखिरी चैप्टर बचा है, अध्याय 7 प्राकृतिक संकट। कल हम लोग NCERT 11 का लास्ट चैप्टर, ठीक है, भारत का भौतिक पर्यावरण का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अभी ख़त्म नहीं हुआ, जाइए नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्राकृतिक संकट भारत में। ठीक है, NCERT का लास्ट चैप्टर। चलिए आगे देखें। हर्ष के साम्राज्य में विधि व्यवस्था, ठीक है, अच्छी नहीं थी। चीनी यात्री वेनसांग की सुरक्षा का प्रबंध राज्य की ओर से खास तौर से किया गया होगा, फिर भी
डाकुओं ने उसको लूटा। एक ये भी है कि ऐसा बोला जाता है कि हर्षवर्धन के काल में ठीक है, राज्य में सुरक्षा कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, क्योंकि अब वेनसांग की बात करें, वेनसांग को राजकीय संरक्षण था। हम ऐसा मान सकते हैं कि स्वयं राजा ने वेनसांग की सुरक्षा का प्रबंध किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी डाकुओं ने वेनसांग के माल और उसकी जो है धन संपत्ति को लूटा। तो सोचने वाली बात है कि अगर वेनसांग, जिसको कि राजकीय संरक्षण था, अगर उसको भी लूटा गया है, तो फिर इसका मतलब है कि इसके काल में विधि व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, वेनसांग लिखता है कि देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का विधान था, ये था। लेकिन मैंने अभी बोला आपको कि हर्षवर्धन को एक न्यायप्रिय राजा या शासक माना जाता है, जो न्याय करता था और कड़ा दंड देने के लिए भी जाना जाता है। वेनसांग ने खुद इस बात को लिखा है कि इसके काल में कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा थी। डकैती तो दूसरा राजद्रोह मानी जाती थी, मतलब डकैती जैसी सजा, डकैती जैसा कोई अपराध है तो आप सोचिए कि डकैती को दूसरा राजद्रोह माना जाता है, कि अगर डकैती कर ली तो एक प्रकार से राजद्रोह कर लिया। ठीक है, उसके लिए डाकू का दायां हाथ काट डाला जाता था। इससे बड़ी आप सोचिए क्या बात। हम लोग बात करते ना कड़ी सजा की, ये कड़ी सजा नहीं तो क्या है कि अगर आपने डकैती की तो आपका हाथ ही काट लिया जाए। अगर इस प्रकार की सजा देने लग जाए तो लोग डकैती करना ही छोड़ दें। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि आज भी आप देखते हो कि केस चलता रहता है, सालों तक केस चलता है, मुकदमा चलता है और कोई उसका डिसीजन नहीं आ पाता, कई बार गलत आता है। तो हर्षवर्धन के काल में यहाँ पर कड़ी सजा का प्रावधान था कि डाकू का दायां हाथ ही काट दिया जाता था अगर वो डकैती करता था। तो इस प्रकार से वेनसांग का ये विवरण सही साबित होता है कि सजा कड़ी हुआ करती थी। लेकिन लगता है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव में जब हर्षवर्धन पर भी, जैसे अशोक की बात करते हैं हम लोग, जब सम्राट अशोक के ऊपर बौद्ध धर्म का प्रभाव हुआ तो अशोक एक नरम शासक बना, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा तो हर्षवर्धन के काल में भी दंड की कठोरता कम हो गई और अपराधियों को आजीवन कारावास दिया जाने लगा। तो वो हाथ वाथ काटने वाला मामला खत्म हुआ और इसकी जगह हम क्या देखते हैं कि आजीवन कारावास की व्यवस्था। अब देखिए वेनसांग का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रीलिम्स में और मेंस में भी जितने विदेशी यात्री भारत आए हैं उनके यात्रा वृत्तांत जो वो छोड़ गए हैं वो क्या है और उनके क्या प्रभाव पड़े, हमें हमारे इतिहास में उनका क्या प्रभाव पड़ा, वो सारी चीज़ें हमें काम की है। तो वेनसांग एक बड़ा यात्री माना जाता है। वेनसांग ने जो विवरण छोड़ा है उसका थोड़ा सा आपको मैं बता दूं क्या है उसके बारे में। ये चीनी यात्री, ठीक है, ये यात्रा के कारण जाना जाता है उस काल में, जो लगभग 629 ईस्वी में चीन से चला और घूमते घूमते ये भारत में आया। और अभी आपको बताया कि कितने साल रहा, ये भारत में 15 वर्षों तक रहा। 15 साल तक वेनसांग भारत में रहा था। तो ये बहुत लंबा समय होता, लंबा अरसा। 15 साल कहने को बहुत आसान होते हैं, 15 साल में तो आप बहुत कुछ जान जाते हो किसी भी इलाके के बारे में। ठीक है, तो ये 15 साल तक लगभग रहा और 645 ईस्वी में ये वापस चाइना लौट गया। वह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो है, बौद्ध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने आया था और साथ साथ भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले जाने के लिए आया था। तो वेनसांग के भारत आने के दो उद्देश्य हमें दिखाई देते हैं। ये भारत क्यों आया? एक तो ये नालंदा में पढ़ना चाहता था, क्योंकि आज जो आप क्रेज़ देखते हो ना हमारे यहाँ पर ऑक्सफोर्ड का, कैम्ब्रिज का, उससे कहीं ज़्यादा क्रेज़ उस काल में नालंदा का हुआ करता था। दूर दूर से नालंदा में पढ़ने के लिए आते थे लोग। तो वेनसांग जो कि खुद एक बौद्ध था, तो वो इस बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने आया। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया था कि हर्ष के काल में नालंदा
का जो हम कहें कि गुप्त वंश में स्थापित हुआ था, लेकिन इसकी वास्तविक रूप से प्रसिद्धि वो हर्ष के काल में हुई। तो ये एक तो पढ़ने आया, और दूसरा भारत से बौद्ध ग्रंथों को, ताकि बौद्ध के बारे में और कुछ पता चल सके, जानकारी हो सके, तो बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके ले जाने के लिए भी आया था। ठीक है, तो इसने क्या और कहा है हम इसको समझें। उसने हर्ष के दरबार का और उस समय के जनजीवन का सजीव विवरण लिखा। तो यात्रियों की ये सबसे बड़ी खास बात होती है कि ये हमें अपने इतिहास को, उस काल को जानने में योगदान देते हैं। चाहे हम बात करें मेगास्थनीज की बात करते हैं इंडिका को लेकर, चाहे आप वेन्सांग की बात कर लीजिए, इसके अलावा इब्न बतूता से लेकर बहुत सारे जो दूसरे भी यात्री आए हैं, समय समय पर उनके विवरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है इतिहास को जानने में। फाहियान के विवरण से कहीं ज़्यादा भरपूर और विश्वसनीय ये। फाहियान भी चीनी यात्री है, ये गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, आपको बताया था। लेकिन फाहियान जो है, ठीक है, फाहियान इतना अच्छा विवरण नहीं छोड़ गया और उतना विश्वसनीय भी नहीं माना जाता जितना वेन्सांग, इसलिए वेन्सांग ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों में। इसने लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर, हर्ष के काल में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति थी और सामाजिक जीवन कैसा था यहाँ के लोगों का उस समय, तत्कालीन धार्मिक संप्रदायों पर काफ़ी ज़्यादा लिखा है। तो हमें वेन्सांग के विवरण से पता चलता है कि हर्ष के काल में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। भारत में उस काल में हम कहें, ठीक है, तो एक प्रकार से आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। और उस समय जनजीवन कैसा था, ये सब कुछ इसने हमें डिटेल में बताया है। वेन्सांग ने शूद्रों को कृषक कहा, ये एक बड़ी बात है। हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नॉर्मली शूद्रों को पहले के काल में निकृष्ट माना गया और उन्हें ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने वाला माना गया। वेन्सांग ने इन्हें कृषक कहा, जो बड़े महत्व की बात है, क्योंकि धर्मशास्त्रों के हिसाब से ये तो तीनों वर्णों के सेवक माने गए थे, पर इन्हें भी एक, ठीक है, कामकाजी व्यक्ति के रूप में, ठीक है, वेन्सांग ने स्थापित किया। इस चीनी यात्री ने मेहतर, चांडाल, ये हमारे यहाँ उस समय कुछ जातियाँ हुआ करती थी, आपको पता है, जो शूद्रों में आती थी, मेहतर, चांडाल आदि अछूतों पर नज़र डाली। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि इस काल में भी वही शूद्र और वर्ण व्यवस्था वैसी ही थी। ये लोग गांव के बाहर बसते थे, मतलब इनको गांव में, जैसे हम लोग बात करते हैं ना अनटचेबिलिटी की, कि प्राचीन काल में, ठीक है, चौथे वर्ण को अछूत माना जाता था, वो आम लोगों के साथ घुल मिल कर नहीं रह सकता था, उसको गांव के बाहर रहना होता था। बहुत सारी धार्मिक निर्योग्यता, सामाजिक निर्योग्यता, डिसेबिलिटीज़ हुआ करती थी उसके ऊपर। तो वैसा ही वेन्सांग ने बताया कि वो लोग गांव के बाहर रहते थे, लहसुन प्याज खाते थे, ठीक है, उनको नगर में प्रवेश करने से पहले ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करनी होती थी ताकि लोग उनके स्पर्श से बचे रहें। हम कई जगह पढ़ते हैं कि उन्हें अपने पीछे एक झाड़ू लेकर भी चलना होता था, जिससे वो रास्ता भी साफ होता जाए। दूसरा, अगर वो आ रहे हैं तो ये उनकी ड्यूटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो ज़ोर से आवाज़ करके बता दें पहले ही लोगों को, ठीक है, सचेत कर दें ताकि वो उनके स्पर्श से बच जाए। अब इस प्रकार की हमने बहुत सारी गंदी प्रथाएं भूतकाल में बना दी थी, ठीक है। तो यही चीज़ है कि वेन्सांग के द्वारा हमें उस काल के सामाजिक जीवन के बारे में भी पता चलता है कि उस काल में हमारे यहाँ सामाजिक जीवन कैसा था। अब आइए बौद्ध धर्म और नालंदा के बारे में बात करते हैं। बड़ा काम का है ये भी। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सरकार फिर से उस नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है और फिर से, ठीक है, फिर से हम देख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और इसको वापस से वही दर्जा, वही रुतबा देने की कोशिश की जा रही है जो प्राचीन काल में हुआ करता था। शायद ही हमारे गौरवशाली इतिहास को, अतीत को वापस लेकर आए। तो नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि उससे विश्व के तमाम बौद्धों की धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो शायद ये सफल भी हो सकता है।
चीनी यात्री के समय बौद्ध लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे। तो बौद्ध धर्म बढ़ते 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 18 संप्रदायों तक बढ़ गया। इसके पुराने केंद्र दुर्दिन मतलब कि खराब इस अवस्था को झेल रहे थे, उनके बुरे दिन आ चुके थे। सबसे केंद्र जो है विख्यात वो था नालंदा का विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते होंगे कि एक तो बहुत ज़्यादा विषय पढ़े जाते, प्रकांड विद्वान पंडित यहाँ पर अलग अलग विषय पढ़ाते थे। पाक शास्त्र से लेकर खगोल शास्त्र से लेकर दर्शन से लेकर साहित्य से लेकर लगभग सारे विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात है आवासीय विश्वविद्यालय, मतलब यहाँ रहने करने की भी व्यवस्था थी, हॉस्टल फैसिलिटी टाइप, ठीक है, आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है इसको। ऐसा माना गया है, कहा गया है कि वहाँ 10,000 छात्र थे जो सभी बौद्ध भिक्षु थे। आज आप कल्पना कीजिए किसी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट हों तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी, 10,000 उस काल, ये तो आज की बात है, तब तो बहुत ही बड़ी बात होगी। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि ये संख्या हमेशा, जैसे हम बात करते हैं ना कि बड़ा चढ़ा के बताने वाली बात, यहाँ भी कई लोगों का ये मानना है कि ये संख्या बहुत ज़्यादा है, बड़ा चढ़ाकर बताई गई है, क्योंकि 10,000 छात्र वहाँ थे ऐसा हमें कोई सबूत ही नहीं मिला। मतलब हमने जितनी भी खुदाई वगैरह की है उससे हमें इतनी संख्या होने का अंदाज़ा नहीं हुआ। उन्हें महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था, ठीक है। यद्यपि नालंदा के सभी टीलों की खुदाई अभी हम लोग नहीं हुई है, फिर भी जितने भी टीले खोदे हैं, जितनी खुदाई हुई है, उससे इमारतों का शानदार समूह प्रकाश में आया है। बहुत सारी इमारतें इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमें दिखाई देती है। जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी में देखते हो ना, बहुत सारी भवन होते हैं, वैसे कई सारे भवन आपको नालंदा में दिखाई दिए। इन इमारतों का निर्माण और नवीकरण ईसा की 5वीं सदी से लेकर 700 वर्षों तक होता रहा, और खुदाई में जितने भवन निकले उससे हमें ये चीज़ क्लियर हुई है कि 10,000 भिक्षुओं के रहने लायक जगह नहीं है। अगर हम कहें कि कहीं पर 1,00,000 लोग रहते थे, 1,00,000 लोग अगर रहते थे तो वहाँ पर 1,00,000 लोगों के रहने का प्रबंध भी तो होना चाहिए। इतनी जगह, इतने भवन होना भी तो चाहिए जिससे हम कहें कि हाँ 1,00,000 लोग रहते होंगे। वैसे ही यहाँ 10,000 भिक्षु रहते थे, इतनी जगह हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो हम इस बात पर, इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये संख्या थोड़ी बहुत कम होगी, इतनी नहीं हो सकती। हालांकि फिर भी उस काल के हिसाब से बहुत ज़्यादा मानी जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ रहकर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, पढ़ते हों। एक अन्य चीनी यात्री का नाम सुना होगा आपने, इत्सिंग, जो 670 ईस्वी में, ये भी 7वीं शताब्दी में ही नालंदा आया था। इसके अनुसार केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। तो एक संख्या हमें 10,000 की मिली और दूसरी संख्या हमें 3,000 की मिली जो इत्सिंग ने बताया। ये थोड़ा विश्वसनीय लगता है, इस पर हमें थोड़ा विश्वास हो सकता है, क्योंकि 3,000 तक तो आराम से इसको माना जाएगा तर्क संगत। यह तर्क संगत है, क्योंकि यदि सारे टीलों की खुदाई हो जाए तब भी इमारतों में इतनी जगह नहीं होगी कि 10,000 भिक्षु वहाँ पर रह सके। तो आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग इतना समझिए कि नालंदा में लगभग 3,000 के आसपास भिक्षु रहते होंगे, पढ़ते होंगे। ये कोई कम संख्या नहीं होती, निराश मत होइए कि 10,000 नहीं है, 3,000 भी बहुत होती है उस काल के हिसाब से। तब इतनी जनसंख्या नहीं हुआ करती थी जितनी आज होती है, तो 3,000 भी बहुत है जो इत्सिंग ने हमें बताया है। 10,000 वाली बात इतनी ज़्यादा विश्वसनीय नहीं लगती हमें। आगे समझिए, वेन्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था। अब ये भी आप सोचिए कि ये भी कम संख्या नहीं होती, 100 गांव का रेवेन्यू बहुत आता है, एक गांव से भी बहुत सारा राजस्व आ जाता है। ये कोई सरकार थोड़ी कि इनको कोई शासन चलाना है, ये भी बहुत होता है। 100 गांवों से अगर राजस्व रेवेन्यू आए, उपज का भाग आए, तो बहुत बड़ी बात होती है। इत्सिंग ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया। हम मान लें 100, 200 जो भी सही हो, अगर ये 100 रहा हो, 200 रहा हो, कुछ भी रहा हो,
फिर भी आप एक बात सोचिए कि ये वही कारण था जिसकी वजह से विदेशी आक्रमणकारी इनके ऊपर आक्रमण किए। आक्रमण करने का कारण ये भी था क्योंकि इनके पास में बहुत सारा धन भी था। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत समृद्ध था, उसके पास बहुत सारा पैसा आता था, इसीलिए इसको तोड़ के तहस नहस कर दिया गया, जला पूरा समाप्त कर दिया गया और यहाँ का पूरा धन लूट लिया गया। भारत में जहाँ जहाँ बड़े पैमाने पर धन हुआ करता है, जैसे सोमनाथ मंदिर के बारे में बोला जाता है कि सोमनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा धन संपत्ति थी तो उसको लूटा गया, ठीक है। नालंदा को भी लूटा गया, उसको भी नष्ट कर दिया गया। तो ये एक हम लोग कारण देखते हैं कि इतने सारे गांवों का राजस्व कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जो है लोगों का भी दिमाग खराब कर सकता है। तो विदेशियों का मन इसीलिए ललचाया इनके ऊपर, ठीक है। तो इत सिंह ने 200 बोला और वेनसांग ने 100 बोला। हर्षवर्धन के काल में नालंदा विशाल बौद्ध विहार था, बहुत बड़ा और बड़े पैमाने पर फैला और विस्तृत था, ठीक है। हर्ष की धार्मिक नीति की बात करते हैं। हर्ष की धार्मिक नीति, तो भाई हर्ष हिंदू था, ब्राह्मण था, लेकिन सहनशील था, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। वह आरंभिक जीवन में शैव ही था, वह भी शैव संप्रदाय से जुड़ा था, लेकिन धीरे धीरे बौद्ध धर्म का महान संपोषक हो गया था। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के प्रति इसकी भी रुचि जागृत हुई और निष्ठावान बौद्ध की हैसियत से उसने कौन से महायान, ये महायान के, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ था, महायान संप्रदाय का संरक्षक था। उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में विशाल सम्मेलन आयोजित किया। आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया था। याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में। हम चारों बौद्ध संगीति के अलावा बात कर रहे हैं। जो 4 बौद्ध संगीति आप पढ़ते हो वो तो कनिष्क के काल तक समाप्त हो गई, ठीक है, लेकिन ये एक और बौद्ध सम्मेलन जो हर्षवर्धन के काल में हुआ था, और इस सम्मेलन में न केवल चीनी यात्री वेनसांग और कामरूप के राजा भास्कर वनबन पधारे, बल्कि 20 देशों के राजा और विभिन्न संप्रदायों के कई हजार पुरोहित भी जमा हुए। तो एक बहुत बड़ा सम्मेलन हर्ष ने आयोजित किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि लगभग 20 से ज़्यादा देशों के राजा और कई हजार पुरोहित भी आए। फूस के 2 बड़े बड़े घर बनाए गए जहां 1-1 हज़ार लोग रह सकते थे। तो लगभग 2000 लोगों के रहने की व्यवस्था वहाँ की गई। बड़े बड़े घर बनाए गए फूस के, ठीक है ना। आप समझते होंगे घास फूस के जो बनते हैं घर, ठीक है, छपरे झोपड़ी। सबसे बड़ा निर्माण था एक विशाल मीनार का। एक विशाल मीनार बनाई गई, उसका निर्माण किया गया। इसके बीच में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई और इसकी ऊंचाई लगभग हर्ष की ऊंचाई जितनी मानी जाती, तो हो सकता है 6 फीट के आसपास ये बुद्ध की प्रतिमा रही होगी, सोने की, जो बीच में एक मीनार बना के वहाँ पर स्थापित की गई। उस बौद्ध सम्मेलन में, ठीक है, महायान संप्रदाय के सद्गुणों का उसने बखान किया और श्रोताओं को आह्वान किया कि जो चाहे उसके तर्कों का खंडन करे। 5 दिनों तक कोई भी, ठीक है, उसके तर्कों का खंडन नहीं कर पाया, ठीक है, कोई नहीं किया। तब उसके सैद्धांतिक प्रतिनिधियों ने उसे जान से मार देने की साजिश की। आप समझ में रहे हो? तो भाई यहाँ पर आपको पता है कि वाद विवाद होगा, चर्चा होगी, ऐसे जब बहुत अलग अलग पुरोहित, पंडित, विद्वान आते हैं तो वहाँ पर शास्त्रार्थ होता है, वाद विवाद होता है, साहित्य पर बहुत सारी विचार विमर्श होते हैं। तो वहाँ पर महायान संप्रदाय के सद्गुणों का बखान किया गया और दूसरों को चैलेंज भी किया गया, लेकिन कोई नहीं कर पाया, तो फिर उसको मारने की कोशिश की गई। इस पर हर्ष ने चेतावनी दी कि अगर किसी ने वेनसांग को छुआ तो उसका सिर काट लिया जाएगा। जब लोग उसे मारने के लिए बढ़े तो फिर राजा को चेतावनी देनी पड़ी, ठीक है, चेतावनी देनी पड़ी कि अगर किसी ने वेनसांग को टच भी किया, छुआ भी सही, तो उसका सर काट लिया जाएगा। लेकिन इस बीच वो जो मीनार थी, हमने देखा ना एक मीनार की स्थापना हुई थी, उस मीनार में आग लग गई और हर्षवर्धन पर उसी समय घातक हमला
किया गया। हर्ष ने उसके बाद गुस्से में आकर 500 ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लिया और उसमें से कई सारों को मौत की घाट भी उतार दिया, मौत की सजा, मृत्युदंड भी दिया गया। ये उसी बौद्ध सम्मेलन की बात चल रही है जो कन्नौज में हर्ष ने करवाया था। पहले सम्मेलन हुआ, बड़े बड़े पुरोहित आए, फिर वाद विवाद हुआ, उसको फिर वेनसांग को मारने की कोशिश की, हर्ष ने उसको बचाया, लेकिन उस पर ही प्राणघातक हमला कर दिया गया। तो हर्ष ने बहुत सारे ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लिया और उनको कई को मार भी दिया। इसके बाद हर्ष ने प्रयाग में भी महासम्मेलन बुलाया। ऐसा भी माना जाता है कि जो कुंभ मेला हम देखते हैं ना, कुंभ मेला, अब आप में से शायद ही कोई हो जिसको कुंभ मेले के बारे में नहीं पता हो, ऐसा भी बोला जाता है कि प्रयाग में कुंभ मेला आयोजित करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही जाता है। क्या आप में से जानते हैं? बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। प्रयाग में इलाहाबाद का कुंभ मेला आयोजित करने का, शुरू करने का श्रेय कई लोग हर्षवर्धन को देते हैं। हमारे यहाँ पर 4 जगहों पर सिंहस्थ या कुंभ का मेला लगता है 12 साल में एक बार, ठीक है ना। उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इलाहाबाद के कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने ही की थी। चलो, तो इसके बाद कन्नौज के बाद प्रयाग में भी सम्मेलन बुलाया, महासम्मेलन, जिसमें उसके सभी सामंत मंत्री दरबारी आए। इस पर बुद्ध की प्रतिमा का पूजन हुआ इस अवसर पर भी, और वेनसांग ने प्रवचन भी दिया। अंत में आप सभी को पता है कि हर्ष ने बड़े बड़े दान किए थे। यहाँ तक कि इस सम्मेलन में ऐसा बोला जाता है कि हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने अपने वस्त्र तक त्याग दिए थे, सब कुछ दान दे दिया, अपने कपड़े तक त्याग दिए, और उसकी जो बहन थी राजश्री से मांग कर वस्त्र पहने। इस सम्मेलन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हर्ष ने इसके बाद में अपना सब कुछ दान कर दिया, अपने कपड़े तक दान कर दिए, और अपनी बहन से मांगे हुए कपड़े, राजश्री से मांगे हुए कपड़े, ठीक है, पहने। सुना होगा आपने कि हर्षवर्धन ने यहाँ अपनी बहन से मांगकर कपड़े पहने, राजश्री से मांगे हुए वस्त्रों को पहना था, ठीक है। सब कुछ दान उसने कर दिया था। बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारिता पूर्ण चित्रण हर्षचरित नामक पुस्तक में किया है, जिसकी गहन अलंकारिक शैली परवर्ती लेखकों के लिए अनुकरणीय होगी। तो अगर लेखन के हिसाब से देखें तो बाणभट्ट ने बहुत बढ़िया लिखा, कलाकारी है उसमें, जादूगरी है, और अपने पांडित्य का प्रदर्शन बाणभट्ट करता है, लेकिन विवरण में चाटुकारिता दिखाई देती है। अपने राजा को खुश करने के लिए बाणभट्ट ने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी लिख दी जो नहीं लगता कि सच होंगी। उसने हर्ष को बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया, कहीं ना कहीं उसकी प्रशंसा में बहुत कुछ लिख गया बाणभट्ट। तो 2 तरीके से इसको देख सकते हो आप हर्षचरित को। पहला कि ये चाटुकारिता पूर्ण चित्रण था अपने राजा का, और दूसरा इसमें जो शैली है वो बहुत बढ़िया है। जिस शैली में बाणभट्ट ने लिखा उस शैली को कई सालों तक फॉलो करते रहे आने वाले लेखक, एक नज़ीर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर बाणभट्ट के बारे में भी आप सभी जानते ही हैं। हर्ष को विद्वानों के संपोषक के रूप में ही नहीं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वो स्वयं एक लेखक और संगीतकार भी था। मतलब कला का न सिर्फ, ठीक है, कदरदान था, बल्कि वो खुद भी कलाकार था। ऐसा माना जाता है कि हर्षवर्धन वीणा बजाता था। जैसे हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं ना कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था, ऐसा हर्ष के बारे में भी कि हर्ष को भी वीणा बजाना आता था। वो एक संगीतकार भी था और लेखक भी था। इसको 3 नाटक लिखने का श्रेय दिया जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। 3 नाटक हर्ष के नाम से हमें दिखाई देते हैं।
और मैंने कल ही आपको बताया था वीणा, देखो फिर आ गया। कल मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया था ना, तो बताया था कि वीणा किस में आती है, प्लेक्ट्रल, ये तत्वाद्य है, याद आया। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि वाद्य यंत्रों के अलग अलग प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के वाद्य यंत्र, अवनद्ध एक प्रकार, दूसरा सुशिर, तीसरा घन और तीसरा चौथा तत्। तबला, ढोलक, मृदंग, ढोल ये अवनद्ध में आते हैं, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको सुशिर बताया था, वायु यंत्र, पुंगी, बांसुरी, ठीक है, ये सब किस में आता है, सुशिर में आता है। तीसरे प्रकार का था घन, झांझ, मजीरा, ये सब घन में आते हैं। और चौथा था तत्, वीणा, सितार, वायलिन, ये सब तत् वाद्य यंत्र हैं। देखो रिवीजन भी हो गया। और वीणा तत् में आती है, प्लेक्ट्रल, ये प्लेक्ट्रल में आती है। अब तो आपको आ गया होगा। और कल जो है अनफॉर्चुनेटली हमारा जब सेशन चल रहा था, आपने देखा होगा कि इंटरनेट चला गया था, सेशन चल ही रहा था और नेट चला गया था, तो बीच में ही रुक गया। अब जो हमारे क्लासिकल डांस जो हमारे हो रहे थे ना, हम लोग भरतनाट्यम कर चुके थे, कथकली हम लोग कर रहे थे, कुचिपुड़ी कर चुके थे, कथकली कर रहे थे। तो बचे हुए जो हमारे डांस हैं, क्लासिकल डांस, चाहे वो मणिपुरी हो, सत्रिया हो, ओडिसी हो, कथक हो, ठीक है, हम करेंगे, मोहिनी अट्टम हो, तो कथकली हम लोग वापस से स्टार्ट कर देंगे अगले सेशन में, डोंट वरी। तो भाई ऐसा बोला जाता है कि हर्षवर्धन एक लेखक था और इसके नाम से हमें 3 नाटक मिलते हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। वीणा भी बजाता था, यह भी माना जाता है। बाण ने हर्ष को अद्भुत कवित्व प्रतिभा संपन्न कहा। इसने कहा कि हर्षवर्धन में बहुत बड़ा कवि रहता था, कवित्व प्रतिभा संपन्न माना है, ठीक है, क्लियर। और बाद के कुछ लेखकों ने इसको साहित्यकार सम्राट तक कहा, लेकिन असलियत में आपको बताऊं, असलियत यह है मध्यकाल के कई लेखकों ने इसका खंडन कर दिया कि ये तीनों नाटक हर्ष ने लिखे। मतलब ये तो हर्ष को साबित करने की कोशिश थी कि उसमें ये टैलेंट भी था, वो एक लेखक भी था। दरअसल ये माना जाता है कि धावक नामक, देखो ध्यान से सुन लेना स्टेटमेंट क्या है, धावक नाम का एक कवि था जिसने पुरस्कार लेकर, ठीक है, हर्ष के नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। कहने का मतलब है कि धावक ने ये तीनों नाटक लिखे और हर्ष से बदले में कुछ पुरस्कार लिया और इन तीनों नाटकों का श्रेय लिखने का हर्ष को दे दिया। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। आ गया समझ में। चलिए, तो हर्ष ने लिखा है ऐसा हम पढ़ते हैं, परंतु कई लोगों ने बोला है कि ये धावक नाम के कवि ने लिखे और बदले में हर्ष से पुरस्कार ले लिया, पैसा ले लिया और हर्ष का नाम इस पर चढ़ा दिया गया। कुल मिला के कॉपीराइट का इशू नहीं आया, मतलब सामने वाले ने खुद ही हर्ष के नाम से कॉपीराइट कर दिया इसका। तो भाई ये हर्षवर्धन, उसका काल जिसमें हम लोगों ने बात की, उसके प्रशासन के बारे में, उसके जीवन के बारे में, ठीक है, उसके राज्य साम्राज्य के बारे में, विस्तार के बारे में, साथ ही हम लोगों ने देखा कि इसके बारे में वेन्सांग का विवरण, बाणभट्ट का हर्षचरित, 2 बड़े स्रोत हैं जिनसे हमें पता चलता है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि हर्षवर्धन के राज्य का जो है प्रारंभ कैसे हुआ। अब बात करते अंत। हर्षवर्धन के 2 पुत्र थे, लेकिन दोनों ही पुत्रों को मार दिया गया था। तो ऐसा बोला जाता है कि हर्षवर्धन के मरने के बाद इसका कोई वारिस नहीं बचा, इसका कोई वारिस नहीं था। इस कारण से धीरे धीरे इसका जो राज्य है वो समाप्त हो गया, पतन हो गया, ठीक है। 2
पुत्र थे और दोनों को ही मार दिया गया था, तो इसकी मृत्यु के समय इसका कोई वारिस था ही नहीं। चलिए, तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे क्या आप करवाना चाहते हैं एमसीक्यूज़ या कोई सब्जेक्ट, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और ये रेफरल कोड आपको अब तक दिमाग में अच्छे से फिट हो गया होगा और ये इतने दिनों से आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कुछ भी मैंने पढ़ाया तो वो डिटेल में और क्वालिटी के साथ पढ़ाया है। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं कभी करता नहीं। ठीक है, भागने की कोशिश, जल्दबाजी की कोशिश, घाय वो मैं नहीं करता। तो आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आए हम आगे नहीं बढ़ते। तो इसीलिए अगर आपको इसी तरीके से यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी करनी है तो इस रेफरल कोड को यूज़ करिए। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, अनअकैडमी के सभी एजुकेटर्स के लिए होगा। इसमें आपको पेपर 1, 2, 3, 4 से लेकर ये सभी चीज़ें, ठीक है, अवेलेबल होंगी। तो आप लोग जब भी अनअकैडमी को किसी भी कोर्स में जाएं, CK लाइव रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी को टीचर्स डे की बधाई देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आप लोग अपने मकसद में, अपने लक्ष्य में ज़रूर सफल होंगे और जितना सहयोग हमसे बन सकेगा उतना मैं हमेशा आपको करता रहूँगा। ठीक है गाइस, तो फिर मिलेंगे कल 11th की NCERT के साथ, भारत का भौतिक पर्यावरण हमारा, उसमें अध्याय 7 प्राकृतिक संकट पढ़ेंगे। तो लाइक करिएगा, आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, हमेशा ये चीज़ मैं बोलता रहता हूँ आपसे। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।